1970 के आखिर में एक डरावनी कहानी ने जापान को घेर लिया। ये कहानी स्कूलों और गलियों में ठंडी हवा की तरह फैल गई। ये कहानी थी कूची साके ओन्ना की, यानी कि स्लिट माउथ्ड वुमन की। उसकी कहानी नई नहीं थी, ये एक पुराना डर था जो नए जमाने में फिर से पैदा हुआ। कहानियों ने एक भयानक तस्वीर बनाई। उन्होंने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो शहरों और कस्बों के सुनसान रास्तों पर घूमती थी। उसकी मौजूदगी एक अलग ही तरह का डर लेकर आती थी, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे डर और उत्सुकता के मिश्रण से उसका नाम फुसफुसाते थे। उनके खेल अक्सर अचानक कंधे पर नजर डालने से रुक जाते थे, ये सोचकर कि कहीं वो पास तो नहीं है। 1980 के शुरुआत तक उसकी कहानी बहुत ज्यादा फैल गई। वो अब सिर्फ एक पुरानी लोक कथा का किरदार नहीं थी, वो कई लोगों के मन में एक असली और मौजूदा खतरा बन गई। रिपोर्ट्स, हालांकि अक्सर बिना पुष्टि के मुलाकातों के बारे में बताती थीं। ये किस्से धीमी आवाज में शेयर किए जाते थे। वर्णन साफ और डरावने थे। लोगों ने कहा कि वो स्कूल से अकेले घर जाते हुए बच्चों को निशाना बनाती थी। उससे मिलने का ख्याल बच्चों के दिलों में बर्फीला डर भर देता था। जैसे जैसे कहानियां बढ़ती गईं, माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित होते गए। शाम का समय, जो कभी खेलने का समय होता था, अनकही चिंताओं से भर गया। परछाइयां पहले से ज्यादा गहरी लगने लगीं। उसका डर गहरा और व्यापक था। ये एक ऐसा डर था जिसने रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। बच्चों को देर से बाहर न रहने के लिए कहा गया। उन्हें समूहों में चलने का निर्देश दिया गया। कुछ लोगों के लिए घर जाना भी एक मुश्किल काम बन गया। परछाइयों से निकली एक दुष्ट आत्मा, कूची साके ओन्ना की छवि, बच्चों की मासूमियत का शिकार करती थी। उसकी कहानी मूलभूत डर को छूती थी। अनजान का डर, विकृति का डर और साफ नजर आने वाले शिकारी का डर। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, ये एक वास्तविक खतरे की तरह लग रहा था जो कोने में छिपा हुआ था, लापरवाही या अकेलेपन के पल का इंतजार कर रहा था। उसका नाम कूची साके ओन्ना का मतलब है स्लिट माउथ्ड वुमन। सिर्फ ये नाम ही रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजने के लिए काफी था। कहानियों ने उसके रूप पर जोर दिया जो उसके डर का केंद्र था, लेकिन ये उसका तरीका, उसका शांत तरीका और उसका भयानक सवाल था जिसने उसे आधुनिक जापानी लोक कथाओं में एक डरावनी शख्सियत के रूप में जगह दी। उसका अचानक प्रकट होना अक्सर सुनसान शहरी जगहों पर मुलाकातों की परेशान करने वाली प्रकृति को बढ़ा देता था। वो शहरी डर का प्रतीक बन गई, एक भयानक याद दिलाने वाली कि भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी प्राचीन भयावहताएं फिर से उभरने और अपने शिकार को शांत, निरंतर दृढ़ता से पकड़ने का रास्ता खोज सकती हैं। गवाहों ने, या जिन्होंने दावा किया कि वो गवाह थे, कूची साके ओन्ना का वर्णन एक जैसा किया। वो अक्सर एक लंबी महिला के रूप में दिखाई देती थी, हालांकि कुछ कहानियों में उसकी ऊंचाई अलग अलग थी। उसे आमतौर पर एक लंबा ट्रेंच कोट पहने देखा जाता था, जो ठंडे मौसम में असामान्य नहीं था। इस सामान्य पोशाक ने उसे शहरी परिदृश्य में घुलने मिलने में मदद की। हालांकि एक चीज हमेशा अलग दिखती थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने एक सर्जिकल मास्क पहना था, जो जापान में एक आम बात है, खासकर सर्दी जुकाम वालों के लिए। इस मास्क ने उसकी विकृति के भयानक रहस्य को छुपाया था। कहा जाता है कि उसके हाथ में एक तेज हथियार होता था, कभी कैंची, कभी चाकू या हंसिया, अपने भयानक काम को अंजाम देने के लिए तैयार। मुलाकात आमतौर पर तब शुरू होती थी जब वो किसी अकेले व्यक्ति, अक्सर बच्चे या छात्र के पास जाती थी। वो अचानक दिखाई देती थी, किसी गली या कोने के पीछे से निकलती थी। उसकी हरकतों को भयानक बताया गया था, कभी अस्वाभाविक रूप से तेज, कभी जानबूझकर धीमी और परेशान करने वाली। वो अपने शिकार का रास्ता रोक लेती थी, जिससे तुरंत बेचैनी और फंसने का एहसास होता था। उसके शुरुआती रूप की साधारणता, नकाबपोश और लबादे वाली, बाद के खुलासे को और भी चौंकाने वाला बना देती थी। ये भ्रामक सामान्यता उसकी भयानक शक्ति का एक मुख्य हिस्सा थी, जो पीड़ितों को भयावहता शुरू होने से पहले सुरक्षा की झूठी भावना में डाल देती थी। एक बार जब वो अपने शिकार का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी, तो वो एक मासूम सा सवाल पूछती थी। मास्क के पीछे से एक धीमी, शायद दबी हुई आवाज में वो पूछती थी, "Am I pretty?" इसका मतलब है, क्या मैं सुंदर हूं? अपने शिकार को चौंकाकर ये अनपेक्षित सवाल पूछती थी। माहौल रहस्य से भरा होता था। जिस तरह से उसने पूछा, उसकी अनदेखी आंखों में तीव्रता संकेत देती थी कि ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये किसी भयानक चीज की प्रस्तावना थी, एक मौखिक जाल जिसमें से कोई आसान बचाव का रास्ता नहीं था। सवाल की सरलता ने उन भयानक परिणामों को झुठला दिया जो जवाब पर निर्भर करते थे। अगर पीड़ित इस शुरुआती सवाल का जवाब हाँ में देता था, तो कूची साके ओन्ना धीरे धीरे जानबूझकर अपना सर्जिकल मास्क हटा देती थी। ये सच्चे डर का पल था।
मास्क के नीचे उसका मुंह कान से कान तक कटा हुआ था। उसके मांस में एक भयानक स्थायी मुस्कुराहट। यही भयानक चोट उसके नाम और उसकी पीड़ा का स्रोत थी। उसका कभी सुंदर चेहरा अब एक बुरे सपने जैसा था। सिर्फ देखना ही उसके शिकार को डर से पंगु बनाने के लिए काफी था। एक सामान्य दिखने वाली नकाबपोश महिला से एक राक्षसी आकृति में अचानक परिवर्तन किसी के लिए भी एक चौंकाने वाला और अविस्मरणीय अनुभव था। जिसने कभी इसे देखा हो, हमेशा के लिए उसकी छवि उनकी सबसे अंधेरी यादों में बस जाती थी। अपना भयानक कटा हुआ चेहरा दिखाने के बाद कूची साके ओन्ना अपना सवाल दोहराती थी, लेकिन ज्यादा भयावह अंदाज में। इवन नाउ, वो पूछती थी, जिसका मतलब है अब भी, या क्या मैं अब भी सुंदर हूं? शिकार अब एक असंभव विकल्प का सामना कर रहा था, एक तामसिक आत्मा द्वारा फंसाया हुआ। इस सवाल का जवाब ना में देना एक घातक गलती थी। अगर पीड़ित ने घृणा दिखाई या उसकी सुंदरता से इनकार किया तो कूची साके ओन्ना गुस्से में आ जाती थी। फिर वो अपने तेज हथियार, जिसे अक्सर बड़ी कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है, का इस्तेमाल करके अपने शिकार को बेरहमी से मार डालती थी। कुछ कहानियों में कहा गया है कि वो उन्हें आधा काट देती थी, शुद्ध क्रोध के क्षण में एक तेज और निर्दयी अंत। वैकल्पिक रूप से, अगर पीड़ित डरा हुआ लेकिन उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, मास्क हटाने के बाद उसके सवाल का जवाब हाँ में देता था, तो एक अलग लेकिन उतना ही भयानक भाग्य उसका इंतजार करता था। कूची साके ओन्ना फिर अपना तेज हथियार लेती थी। वो इसका इस्तेमाल पीड़ित के मुंह को कान से कान तक काटने के लिए करती थी, अपनी भयानक चोट की नकल करते हुए। वो उन्हें अपनी तरह सुंदर बनाना चाहती थी। इस कृत्य ने सुनिश्चित किया कि पीड़ित एक स्थायी भयानक निशान लेकर चलेगा, उनकी भयानक मुलाकात की निरंतर याद। इस तरह के हमले का दर्द और आघात अकल्पनीय होगा, दोनों शारीरिक और गहरे मनोवैज्ञानिक घाव छोड़कर, जो वास्तव में कभी ठीक नहीं होंगे, उसकी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण। ऐसे गंभीर परिणामों का सामना करते हुए लोगों ने उससे बचने के तरीके खोजे। स्लिट माउथ वुमन को भ्रमित करने या शांत करने के तरीकों के बारे में किंवदंतियां पैदा हुईं। एक आम तरीका था एक गैर प्रतिबद्ध या भ्रामक जवाब देना। कुछ ऐसा कहना जैसे आप औसत दिखती हैं, या ठीक ठाक उसे क्षण भर के लिए भ्रमित कर सकता है। ये थोड़ा समय दे सकता है जब वो अस्पष्ट प्रतिक्रिया पर विचार करती है। एक और लोकप्रिय मान्यता यह थी कि उसे पैसे या हार्ड कैंडी, विशेष रूप से पारंपरिक जापानी एम्बर मिठाई जिसे बेको एम कहा जाता है, उसके पैरों पर फेंक कर विचलित किया जा सकता है। माना जाता है कि वो उन्हें लेने के लिए रुकती थी, जिससे पीड़ित को उसकी भयानक उपस्थिति से बचने का मौका मिलता था। कुछ कहानियों के अनुसार बचने का एक और तरीका था उसका अपना सवाल उस पर वापस करना, क्या मैं सुंदर हूं? पूछकर, इससे पहले कि वो अपनी पूछताछ पूरी कर सके, कोई उसे भ्रमित कर सकता है। कुछ कहानियों ने यह भी सुझाव दिया कि उसे हेयर पोमेड की गंध पसंद नहीं थी। अगर कोई 3 बार पोमेड शब्द कहे तो वो दूर भाग सकती है। ये रणनीतियां डर और हताशा से पैदा हुईं, व्यापक रूप से प्रसारित हुईं। उन्होंने इतनी भयानक इकाई के साथ मुठभेड़ के खिलाफ कितनी ही पतली ही सही आशा की एक किरण की पेशकश की। स्कूली बच्चे एक दूसरे को ये बचने के तरीके दोहराते थे। कूची साके ओन्ना के खिलाफ किसी भी संभावित बचाव से चिपके रहते थे, जो उनके जागते हुए बुरे सपने को सताती थी। कूची साके ओन्ना की उत्पत्ति एक दुखद और क्रूर अतीत में निहित है। माना जाता है कि कुछ लोग इसे जापान के हेयन काल से मानते हैं, हालांकि अन्य संस्करण इसे बाद में रखते हैं। सबसे आम किंवदंती के अनुसार वह कभी एक बहुत सुंदर महिला थी, एक समुराई की पत्नी या रखैल। वह अविश्वसनीय रूप से अभिमानी और शायद बेवफा थी। उसके पति, एक गर्व और ईर्ष्यालु व्यक्ति, ने उसकी कथित बेवफाई का पता लगाया। बेकाबू गुस्से में और एक क्रूर सजा के रूप में उसने अपनी तलवार ली। उसने इसका इस्तेमाल उसके मुंह को कान से कान तक काटने के लिए किया, चिल्लाते हुए, अब कौन तुम्हें सुंदर समझेगा? भयावह हिंसा के इस कृत्य ने उसे हमेशा के लिए चिह्नित कर दिया। यह भयानक विकृति और उसकी मृत्यु की परिस्थितियां दर्द, विश्वासघात और अपमान से भरी हुई ने उसे एक ओनरियो में बदल दिया। ओनरियो जापानी लोक कथाओं में एक तामसिक आत्मा है, एक आत्मा जो जीवित दुनिया में लौट आती है ताकि जीवन में हुई गलतियों का बदला लिया जा सके। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण कड़वाहट और बदला लेने की इच्छा से भर गई। वह पृथ्वी पर घूमती है, उसका क्रोध किसी पर भी निर्देशित होता है जो उसके रास्ते को पार करता है। उसका प्रश्न सुंदरता की पुष्टि के लिए एक हताश, मुड़ी हुई याचना है जो उससे इतने हिंसक और क्रूर तरीके से चुरा ली गई थी। उसके कार्य इस अंतहीन पीड़ा से प्रेरित हैं। 1970 और 1980 के दशक के दौरान कूची साके ओन्ना को लेकर दहशत बहुत वास्तविक थी। डर इतनी तेजी से फैला कि इसका समाज पर ठोस प्रभाव पड़ा।
कुछ क्षेत्रों में स्कूलों ने कथित तौर पर जल्दी बंद कर दिया या बच्चों के लिए समूह यात्रा का आयोजन किया। कुछ जिलों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई, खासकर स्कूलों के आसपास और उन रास्तों पर जिनका इस्तेमाल बच्चे आमतौर पर करते थे। हालांकि अधिकारियों ने अक्सर कहानियों को सामूहिक उन्माद या अफवाह के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जनता का डर निर्विवाद था। माता पिता वास्तव में अपने बच्चों के लिए डरते थे। कहानी केवल लोक कथाओं से आगे निकल गई। यह एक समकालीन शहरी किंवदंती बन गई जिसने राष्ट्र को जकड़ लिया। एक ही भयानक आकृति पर प्रक्षिप्त सामाजिक चिंताओं और भय का एक भयानक प्रकटीकरण। आज तीव्र दहशत कम हो गई है, लेकिन कूची साके ओन्ना की किंवदंती बनी हुई है। वह जापान की सबसे कुख्यात शहरी किंवदंतियों में से एक है, नई पीढ़ियों के लिए फुसफुसाई जाने वाली एक सतर्क कहानी। जबकि अब दर्शन दुर्लभ हैं, यह विश्वास बना हुआ है कि वह अभी भी बाहर हो सकती है, सुनसान सड़कों की छाया में छिपी हुई है। उसकी कहानी एक भयानक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कैसे लोकगीत गहरे बैठे डर को दर्शा सकते हैं और कैसे प्राचीन दूह की कहानी आधुनिक दुनिया में नया जीवन पा सकती है। स्लिट माउथ वुमन सिर्फ एक भूत नहीं है, वह दर्द की प्रतिध्वनि है, नष्ट हुई सुंदरता का प्रतीक है और एक भयानक प्रेत है जो हमेशा जापान के शांत अंधेरी जगहों में अपना भयानक सवाल पूछती रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।